बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिम्स लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। आज हमारा 4th लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 2 और ये है आप सब्जेक्ट है आप लोगों के 2nd सेमेस्टर में। सही, तो इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने पढ़ा है अबाउट दी माइटोसिस एंड मियोसिस और हमने पढ़ा था अबाउट दी सेल साइकिल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। अगर आप लोगों को याद हो कि सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल क्या है? ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जब एक सेल प्रोड्यूस होता है और until a time it reaches and it produces another cell, यानी कि एक सेल जो है खुद प्रोड्यूस हुआ और खुद प्रोड्यूस होने के बाद वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो और सेल्स को प्रोड्यूस कर सके। तो उस सारे के सारे साइकिल को, सारे के सारे फेज को, सारे के सारे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। सही। और सेल साइकिल जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स की जो है स्टेजेस पाई जाती हैं सेल साइकिल में। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट जो है फेजेस हैं सेल साइकिल के। G1 फेज हमने पढ़ा था, G2 फेज, S फेज और क्या पढ़ा था हमने? G0 फेज। ऐसा ही था, ये 4 फेजेस थे। सबसे पहले जो फेज था वो कौन सा था? G1। G1 फेज कंप्लीट करने के बाद सेल किस फेज में एंटर हो जाता है? S फेज में। S फेज कौन सा फेज था? सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसाइज हो रहा था? डीएनए। एक डीएनए से जो है फर्दर उसकी डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही थी S फेज में। सही। S फेज के बाद जो फेज होता है उसका नाम क्या है? G2 फेज। G2 फेज के बाद सेल जिस फेज में एंटर होता है उसका क्या नाम है? M फेज या माइटोटिक फेज। सही। तो ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट फेजेस हैं या डिफरेंट स्टेजेस हैं किसकी? सेल साइकिल की। अब कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, इससे क्या आता है आप लोगों के माइंड में कि कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल मतलब? इसका मतलब ये है कि सेल साइकिल के हर फेज पर, हर स्टेज पर डिफरेंट टाइप्स के जो है चेक पॉइंट्स होते हैं। अब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के चेक पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो चेक पॉइंट्स है ये क्या करते हैं? ये बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। क्या चेक करते हैं? कि सेल जो है वो उसका हर स्टेज और हर फेज जो है वो करेक्टली हो रही है या नहीं, कोई उसके अंदर मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, यानी डीएनए की सिंथेसिस के दौरान या फिर G1 या G2 फेज के दौरान जो है कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आगे जाकर सेल जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस तो नहीं हो जाएंगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को, इस सारे के सारे जो ये साइकिल है इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हर फेज को, हर स्टेज को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर ये G1 फेज करेक्टली हुई है तो सेल को एंटर होना चाहिए किसमें? S फेज में। अगर नहीं हुआ तो फिर G1 फेज के बाद एक और फेज आ जाती है जिसका क्या नाम है? G0 फेज, जो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है। तो अब कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल क्या है? ये है कि सेल का जो पूरे का पूरा सेल साइकिल है उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। किस तरीके से? बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट क्या करते हैं? ये नजर रख रहे होते हैं कि पूरे का पूरा सेल साइकिल है जो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं वो करेक्टली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सही। अब जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। अब सेल साइकिल के ड्यूरेशन से क्या मतलब है कि जो सेल यानी कि सेल साइकिल के ड्यूरेशन का मतलब है कि वो कम टाइम में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं या उसको कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनके क्या होगा? या जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनका सेल साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? उनके जो सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो क्या करेंगे? वो
उनका जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि बहुत कम टाइम में जो है सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। सही। तो और जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं? लीवर सेल्स। जबकि कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो कभी डिवाइड ही नहीं करते दोबारा। एक बार जब वो प्रोड्यूस हो गए उसके बाद वो दोबारा डिवाइड ही नहीं करते। और उसके एग्जांपल क्या है? नर्व सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कौन से होंगे? लीवर सेल्स। जबकि कुछ सेल्स हैं जो कि नेवर डिवाइड, वो कौन से होंगे? एग्जांपल क्या है? नर्व सेल्स। ये क्या करते हैं? दे डिवाइड नेवर। एक बार जब ये प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद ये दोबारा से डिवाइड नहीं करेंगे। वो कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स। जबकि जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो कि बड़ी जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं, वो कौन से सेल्स हैं? लीवर सेल्स हैं। सही। अब ये जो G1 फेज है, ये क्या है? इज अ की पीरियड इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन को कंट्रोल करने में जो की पीरियड है वो कौन सा है? G1 फेज। G1 फेज क्या है? की पीरियड। G1 phase is key period in control of cell cycle of cell division। कैसे ही की पीरियड है? क्योंकि एक क्रूशियल चेक पॉइंट जो है आता है किसमें? G1 फेज में। कब? लेट G1 फेज में। एक क्रूशियल जो है चेक पॉइंट अकर लेट इन G1 बिफोर द डीएनए सिंथेसिस। इससे पहले कि सेल जो है वो एस फेज में एंटर हो, यानी कि जो लेट G1 फेज होगा उसके बाद जो है क्या होगा? उस पॉइंट पर, उस स्टेज पर एक चेक पॉइंट आता है कि वो क्या चेक करता है कि सेल जो है वो सिंथेसिस फेज में एंटर हो या उसे नहीं होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। क्या है? लेट इन जी। अब G1 फेज जो है की पीरियड है। हमने कहा कि इन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल G1 फेज इज द की पीरियड। क्यों है ये की पीरियड? बिकॉज द इन लेट G1 फेज, ठीक है, इन लेट G1 फेज क्या होता है कि एक क्रूशियल चेक पॉइंट आता है। उस चेक पॉइंट को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? इन लेट G1 फेज देयर इज अ क्रूशियल चेक पॉइंट, और उस चेक पॉइंट को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। सही। अगर तमाम के तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं यानी कि सेल के वो फेवरेबल होंगे तो तब सेल एंटर हो जाएगा किसमें? एस फेज में। इन लेट G1 फेज क्या होता है कि एक चेक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट चेक करता है कि सेल को एंटर होना चाहिए इस फेज में या नहीं। वो चेक करता है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स तमाम के तमाम फेवर कर रहे होते हैं कि सेल की डिवीजन होनी चाहिए, तो तब वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्लियर कर देता है और सेल जो है वो एंटर हो जाता है G1 फेज से एस फेज में। सही। और अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरेबल ना हो तो सेल जो है G1 फेज से एंटर हो जाएगा एक और फेज में जिसका क्या नाम है? G0 फेज। तो सेल किस फेज में एंटर हो जाएगा? G1 से G0 फेज में एंटर हो जाएगा। और G0 फेज कौन सी फेज है? जहां पर जो है कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं हो रही होती है। क्या है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। G0 फेज क्या है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। सही। तो पहला चेक पॉइंट कब आ जाता है? जब लेट इन G1 फेज। ठीक। इसके बाद जो अगर हम देखें कि कुछ फैक्टर्स है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं किसको? द कन्वर्जन फ्रॉम G1 टू G0 फेज। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अभी हमने एक बात पढ़ी है कि G1 फेज से G0 फेज में एंटर हो जाता है, तो इसको कुछ फैक्टर्स है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं।
है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग द कन्वर्जन ऑफ G1 टू G0, यानी कि कुछ फैक्टर्स है जो कि क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि सेल को G1 फेज से किस में एंटर होना चाहिए, G0 में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ तो जो है एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर वो कौन सा है, एनवायरमेंट। अब मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है हमारी बॉडी के वो एक्चुअली किस फेज में होते हैं, G0 फेज में होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर इन G0 फेज। क्यों, क्योंकि वो नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं। जैसा कि अभी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी कि नर्व सेल्स जो हैं दे नेवर डिवाइड, वंस दे आर प्रोड्यूस दे नेवर डिवाइड। जबकि कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, जैसा कि लीवर सेल्स। अब जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो क्या कहेंगे कि सेल को एंटर होना चाहिए G1 फेज के बाद किस फेज में, S फेज में। जबकि जो नेवर डिवाइडिंग सेल्स हैं वो क्या किस में एंटर हो जाएंगे, G0 फेज में। सही। तो फिर क्या होगा, अब ये जो लीवर सेल हमारा एंटर हो जाता है G1 फेज से S फेज में, तो उसको भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होती हैं जो कि लीवर में सिंथेसाइज हो रही होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो है हमारी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है कि न्यूट्रिशनल, जब हम लोगों में जब कुछ हम लोग फूड की इंटेक कम कर रहे होते हैं तो क्या करता है कि लीवर से जो है वो प्रोटीन से आगे जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, सेल को, कि सेल की एक स्टेज से दूसरी स्टेज में सेल ने एंटर होना है या नहीं होना। क्योंकि लीवर जो है वो एक्टिवली डिवाइडिंग उसके सेल्स होते हैं, तो वो कहाँ एंटर हो जाएगा, G1 फेज के बाद चला जाएगा किसमें, S फेज में। जबकि जो नर्व सेल्स है वो कहाँ जाएगा, G1 फेज के बाद जाएगा किसमें, G0 फेज में। सेकंड फैक्टर अब अगर हम लोग देखें जो कि किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे इस सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं कि सेल साइकिल के अब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर होना है या फिर नहीं होना। ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट क्या चीज है, ये एक सेल है। फिब्रोब्लास्ट क्या है, फिब्रोब्लास्ट एक सेल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। सही। और ये फिब्रोब्लास्ट करता है क्या, ये प्रोड्यूस करता है कोलेजन को। सही। ये क्या करता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है और दूसरे फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है। और ये कब रिलीज, ये क्या करता है, इसको चाहिए प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इस फिब्रोब्लास्ट को क्या चाहिए, प्लेटलेट डिवाइडिंग प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसको क्या चाहिए, फिब्रोब्लास्ट को क्या चीज रिक्वायर है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जब ये वाला फैक्टर होगा तो तब ही क्या करेगा, ये रिलीज, ये क्या करेगा, कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है ये क्या करता है, ये कब रिलीज होगा, जब कोई इंजरी हो जाती है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि अगर आपके हाथ पर कोई छुरी से कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फौरन, लेकिन कुछ ही देर बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर एक क्लॉट सा बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग वहाँ से रुक जाती है। तो वो जो क्लॉट बना है वो किस वजह से बना है, क्योंकि जो ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं और फाइब्रिनोजिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे क्लॉटिंग करते हैं किसकी, ब्लड की। अब ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, जब तक ये नहीं आएगा और आकर इसको मैसेज नहीं देगा उस वक्त तक ये प्रोड्यूस नहीं करेगा क्लॉटिंग फैक्टर को। तो जब हमें इंजरी होती है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और ये जाकर आगे किसको स्टिमुलेट करता है, फिब्रोब्लास्ट को। सही। इस तरीके से यानी कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये भी कंट्रोल कर रहे हैं किसको, हमारे सेल साइकिल को। सही। अब साइज ऑफ द सेल भी कंट्रोल करता है किसको, सेल साइकिल को। अब साइज ऑफ द सेल कैसे कंट्रोल करता है सेल को,
कि सेल को एक फेज से या एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर होने के लिए सेल का एक स्पेसिफिक क्या होता है, साइज होता है। यानी कि G1 फेज के बाद सिंथेसिस फेज में जाने के लिए जहां पर क्या हो रही होती है, डीएनए का नंबर डबल हो रहा होता है, तो G1 फेज से S फेज में जाने के लिए सेल का एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। सही। अब जब वो स्पेसिफिक साइज पे पहुंच जाता है तो सेल ऑटोमेटिकली G1 फेज से कहाँ एंटर हो जाएगा, S फेज में। और अगर वो स्पेसिफिक साइज नहीं होगा तो सेल किस में एंटर हो जाएगा, G0 फेज में। तो जो सेल का एक स्पेसिफिक साइज होता है बेसिकली क्या होता है कि G1 फेज में उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है। साइज कैसे इंक्रीज होता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियस रेशो होती है वो क्या होती है, एक बड़ी स्पेसिफिक होती है। न्यूक्लियस जो उसका होता है उसका एक स्पेसिफिक साइज ही रहता है। सेल का साइज अगर इंक्रीज होता है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। सही। तो जब सेल एक स्पेसिफिक साइज पे रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो वो एंटर हो जाता है G1 फेज से S फेज में। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें, कंट्रोल बाय द MPF। फोर्थ फैक्टर क्या है, कंट्रोल बाय मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। MPF क्या है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द कन्वर्जन ऑफ G1 टू G0 फेज। सही। फोर्थ हमने भी क्या पढ़ा है, MPF। MPF क्या है, मैच्यूरेशन MPF क्या है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। सही। यानी कि सेल को क्या चीज, सेल का जो साइकिल है, सेल साइकिल को क्या चीज कंट्रोल कर रही है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स। सही। रिसर्चर्स ने अब कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है। जो सिग्नल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनको जो है किस फॉर्म में उन्होंने किया, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स। रिसर्चर्स को कुछ सिग्नल्स मिले। ठीक है। उन्होंने कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया और वो सिग्नल्स क्या थे, प्रोटीन्स थी। किसकी, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स थी। सही है। ये जो मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स है ये क्या है, ये प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन है। ड्यूरिंग रिसर्च रिसर्चर्स ने क्या चीज आइडेंटिफाई की, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इस कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन को उन्होंने क्या नाम दिया, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स, जो कि सेल को कॉज करती हैं कि सेल एंटर हो जाए किसमें, M फेज में। क्या करती हैं ये, कि ये स्टिमुलेट करती हैं कि सेल एंटर हो जाए, कहाँ पर एंटर हो जाए, इन माइटोटिक फेज। यानी G2 फेज से किस में एंटर होगा सेल, M फेज में। सेल कहाँ एंटर होगा, G2 फेज टू M फेज। सही। अब ये जो मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं, ये जो चेक पॉइंट है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि सेल ने एंटर होना है G2 फेज से किस फेज में, M फेज में, या आप इसको क्या कह सकते हैं, माइटोटिक फेज। सही। अब ये जो MPF की कंसंट्रेशन है ये राइज करती है और डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो MPF की कंसंट्रेशन है ये कब राइज करेगी, इट राइजेस लेट इन G2 फेज, जब सेल ने एंटर होना होता है किसमें, M फेज में। सही। ये कब राइज करेगी, MPF कब जो है अपीयर होती है, MPF अपीयर इन लेट इंटरफेज। लेट इंटरफेज कह लें या लेट G2 फेज कह लें। सही। ये एक ही बात है। तब ये अपीयर होना स्टार्ट होगी मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर लेट इंटरफेज पे, और राइज कब करेगी इसकी कंसंट्रेशन, ड्यूरिंग द माइटोसिस। ठीक है। या अपने हाईएस्ट लेवल पे रीच कर जाती है।
अब ये जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं, ये मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, ये कब अपीयर होना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल? लेट इंटरफेज या लेट G2 फेज में ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और अपने हाईएस्ट लेवल पे रीच कर जाता है कब? इन एम फेज। एम फेज क्या है? माइटोटिक फेज में कब हो जाता है? ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है जब ये अपने एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचता है। तो क्या चीज स्टार्ट हो जाएगी एम फेज की? प्रोफेज। थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि एक किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक सी क्वांटिटी या एक स्पेसिफिक सी अमाउंट चाहिए होती है। तो ये जो एमपीएफ है, जब भी इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाती है, जो कि एक सर्टेन सा थ्रेशोल्ड लेवल है, जो कि बड़ा स्पेसिफिक सी अमाउंट है एमपीएफ की, जब वो थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाएगा ड्यूरिंग एम फेज, तो क्या फेज स्टार्ट हो जाएगी? प्रोफेज। ठीक है। व्हेन दिस एमपीएफ रीचेस टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल, तो फिर क्या चीज स्टार्ट हो जाएगी? प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है किसकी? माइटोसिस की। सही। अब हमने पढ़ा कि हाईएस्ट लेवल इसका कब होता है? ड्यूरिंग द एम फेज। और जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो कब होता है? वो एंड ऑफ माइटोसिस होती है। क्या होता है कि जब ये इसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है किसमें? एमपीएफ में, तो क्या चीज होगी? एंड हो जाएगा किसका? माइटोसिस का। अभी हमने पढ़ा कि एम फेज के लिए हाईएस्ट लेवल चाहिए किसका? एमपीएफ का। और जब ये एमपीएफ का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब डिक्लाइन हो जाएगा, तो क्या चीज एंड हो जाएगी? माइटोसिस। ठीक है। एम फेज एंड हो जाएगा और सेल जो है किस में एंटर हो जाएगा? G1 फेज ऑफ अनदर साइकिल। ठीक है। यानी कि दूसरे साइकिल का क्या? G1 फेज स्टार्ट हो जाएगा। सही। ये जो एमपीएफ है बेसिकली क्या करता है कि इंड्यूस करता है माइटोसिस को बाय एक्टिंग एज एन एंजाइम। ये जो एमपीएफ है ये कैसे इंड्यूस करता है माइटोसिस को? ये क्या करता है कि माइटोसिस जो है स्टार्ट हो जाती है, ये एक्ट करता है एज एन एंजाइम ऑफ माइटोसिस। ठीक है। ये क्या करता है कि बिलोंग करता है एक फैमिली ऑफ एंजाइम से, जिसका नाम क्या है? प्रोटीन काइनेजेस। ये जो एमपीएफ है इससे बिलोंग करता है MPF, maturation promoting factor, belongs to a family of enzyme which is called as protein kinase। क्या है? प्रोटीन काइनेज। सही। ये जो एमपीएफ है ये क्या करता है? बेसिकली इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज। अभी प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं? ये बेसिकली ट्रांसफर करते हैं किसको? फॉस्फेट ग्रुप को। एटीपी से लेकर फॉस्फेट ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू दी सेल, टू दी टारगेट प्रोटीन के पास। ठीक है। जहां कहीं पे भी अब ये वर्ड काइनेज आएगा, काइनेज का क्या काम होता है कि ये ट्रांसफर करता है किसको? फॉस्फेट ग्रुप को। ये वर्ड काइनेज जब भी आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्रांसफर करेगा किसको? फॉस्फेट ग्रुप को। ये फॉस्फेट ग्रुप ये किससे लेगा? एटीपी से। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि उसके पास कितने ग्रुप है फॉस्फेट के? 3 ग्रुप्स हैं। ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? यानी कि जो एमपीएफ है ये क्या करता है? ये करता है फॉस्फेट ग्रुप को इससे लेकर ट्रांसफर कर देता है किसके पास? प्रोटीन के पास।
ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, ये प्रोटीन्स और दूसरे एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल एंटर हो जाता है किसमें, माइटोटिक फेज में, और माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। सही। अब अगर हम एमपीएफ के पार्ट्स देखें तो एमपीएफ के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। ये एमपीएफ क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन काइनेज एंजाइम की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या है ये, प्रोटीन काइनेज है। ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम एटीपी टू प्रोटीन्स। अब ये जो एमपीएफ है इसके हम देखें पार्ट्स। ठीक है, एमपीएफ के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, CDC2। ठीक है, एक पार्ट इसका क्या है, CDC2 है, और दूसरा पार्ट इसका क्या है, साइक्लिन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एमपीएफ। एमपीएफ क्या है, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, CDC2 एंड साइक्लिन। अब अगर आप देखेंगे CDC2 ये क्या करती है, ये इट इज अ प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ये जो CDC2 है ये क्या है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। सही। और ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरफेज टू माइटोसिस। वो जो सेल एंटर होता है कहाँ पर, इंटरफेज से माइटोसिस में, उसकी इस कन्वर्जन को कौन चीज कंट्रोल कर रही होती है, क्या चीज कंट्रोल करती है, ये CDC2। CDC2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेल फ्रॉम इंटरफेज टू माइटोटिक फेज। सही। और ये क्या चीज है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। और ये रिमेन इनएक्टिव, और ये उस वक्त तक इनएक्टिव रहता है जब तक ये साइक्लिन आकर इसके साथ बाउंड ना करे। ठीक है, जब तक के साइक्लिन आकर इसके साथ अटैच ना हो, यानी कि CDC2 के साथ आकर क्या चीज बाइंड ना करे, साइक्लिन। जब साइक्लिन आकर इसके साथ अटैच हो जाती है CDC2 के साथ, तो क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है, या सेल जो है एंटर हो जाता है इंटरफेज से, किसमें, एम फेज में। क्यों एंटर हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को लेकर प्रोटीन को ट्रांसफर कर देता है। प्रोटीन्स और एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल एंटर हो जाता है इन माइटोटिक फेज। सही। और जब तक ये कंसंट्रेशन ऑफ CDC2 रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी। अब ये जो CDC2 है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट रहती है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी सेल साइकिल। यानी कि सेल साइकिल के दौरान इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि जो साइक्लिन है ये अटैच होती है किसके साथ, CDC2 के साथ, और उसको एक्टिवेट कर देती है। और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। जबकि साइक्लिन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। जबकि ये जो CDC2 है इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी सेल साइकिल। और ये जो है कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग दी इंटरफेज। ये जो साइक्लिन है इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंटरफेज। सही। यानी कि इंटरफेज के जब लेट इंटरफेज होगा तो साइक्लिन प्रोड्यूस होगा, वो CDC2 के साथ जाकर अटैच होगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। सही। और फिर ये क्या हो जाता है, एक्टिव क्या चीज हो जाती है, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। क्योंकि मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर किन चीजों से मिलकर बना है, CDC2 और साइक्लिन से। ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। साइक्लिन के बगैर जो है सेल किस में एंटर हो जाएगा, G0 फेज में। अगर साइक्लिन एब्सेंट होगी और CDC2 तो जो है कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, तो सेल जो है किस में एंटर हो जाएगा, G0 फेज में। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर सेल किस में जाएगा,
एम फेज में। सही। जब ये साइक्लिन आकर अटैच हो जाएगी CDC2 के साथ तो सेल किस में एंटर हो जाएगा, सेल एंटर हो जाएगा एम फेज में। अगर ये साइक्लिन नहीं होगी तो फिर सेल किस में एंटर हो जाएगा, G0 फेज में। G0 फेज क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज है सेल की। सही। तो साइक्लिन और साइक्लिन क्या होती है, बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है एट द एंड ऑफ द डिवीजन फेज। और जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी, जब माइटोसिस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये साइक्लिन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही। और फिर क्या होता है कि सेल डिवीजन का जो फेज है वो एंड हो जाता है। सही। MPF क्या है, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है। ये दो आगे इसके पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, CDC2 और साइक्लिन। CDC2 जो है ये बेसिकली प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन्स और एंजाइम्स को बाय ट्रांसफरिंग अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू प्रोटीन। और ये जो CDC2 है बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सेल साइकिल कांस्टेंट रहती है, जबकि जो साइक्लिन है इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब ये जो CDC2 है ये इनएक्टिव रहता है उस वक्त तक जब तक कि साइक्लिन आकर इसके साथ अटैच ना हो। जब ये साइक्लिन आकर CDC2 के साथ अटैच होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है किसको, MPF को। और फिर जब ये MPF एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि सेल एंटर हो जाता है इन माइटोटिक फेज। अगर ये साइक्लिन आकर इसके साथ अटैच ना हो तो सेल जो है एंटर हो जाएगा किसमें, G0 फेज में। और G0 फेज क्या है, G0 फेज है बेसिकली नॉन डिवाइडिंग और रेस्टिंग फेज। तो और जब माइटोसिस के दौरान क्या होता है, MPF का लेवल हाई होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ माइटोसिस ये MPF का लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है। कैसे और क्या होता है इसके दौरान कि साइक्लिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यूरिंग दी एम फेज, ड्यूरिंग दी लेट या एंड ऑफ दी माइटोटिक फेज। और क्या होता है फिर सेल डिवीजन एंड हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।